हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं अंकित अपूर्वम आज आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर के आया हूं जिसका नाम है भारत की राज्य व्यवस्था। आप सभी से बहुत परिचित होंगे क्योंकि ये भारत की ही बात है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपको पता है यहाँ की राज्य व्यवस्था के बारे में। इसमें हम सरकार के तंत्र, लोकतंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्री परिषद सभी का इन सबों में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस चैनल को। और मेरी यही कोशिश रहेगी आप लोगों को अच्छा से अच्छा ज्यादा बताने का कोशिश करें और आप लोगों इस एग्जाम को क्रैक करें। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूं, तो आप देखते रहिए। और मैं कोशिश करूंगा क्या आपके सामने प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन हाँ ये रहेगा क्या प्रॉपर मैं आप लोगों को क्लास देता रहूं। तो ठीक है, बने रहिए। आज शुरुआत करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था। और चलिए प्रमुख बिंदु लेते हैं। देखिए, ठीक है, संविधान एक परिचय। आप लोगों को पता है प्रत्येक देश का संविधान जो होता है मौलिक और लिखित दस्तावेज होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, क्योंकि वहां के इसी के आधार पर शासन व्यवस्था उस देश की पूरी की जाती है। तो आइए बताते हैं आपको। तो आप पहला देख सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, संविधान किसी देश का लिखित एवं मौलिक दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम किसी देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं। यह वह दस्तावेज है जिसके द्वारा हमें नियम, कानून सभी का सिद्धांत मालूम चलता है और इसी सिद्धांतों के समूह को हम संविधान कहते हैं। इसी के माध्यम से हमारी पूरी भारत देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रशासनिक शासन जो भी है, वो इसी के माध्यम से हम चलाते हैं। अब इसमें प्रमुख कारण है संविधान का गठन कैसे हुआ, संविधान के कौन कौन गठन में थे, सरकार की प्रमुख अंग क्या है। तो चलिए उन पर अब आते हैं। ऐसे संविधान का निर्माण समय जो है वो 3 वर्ष लगभग दी जाती है। परंतु अगर दिन में अगर पूछा जाए, बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या परफेक्ट दिन पूछे जाते हैं, कितना समय लगा, ये तो लगभग में है। तो उनका है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। आप लिख लीजिए।
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये आपका इतना कुल टाइम लगा। और इसमें कुल जो बहस हुए थे वो 114 बहस हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या कुल कितने बहस हुए थे। तो ये आपका 114 बहस हुए थे और जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो इन सब के माध्यम से ही इसमें संविधान का निर्माण होता है। अब इसमें हम बात करेंगे क्या संविधान का निर्माण तो हो गया, परंतु इसमें जो प्रमुख कारण जो आए, कैसे कैसे हुआ, उसका हम चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये लिख लिए होंगे, तो मैं अब इसे मिटा रहा हूं। भारत एक भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार है और एक भारत के ही परिप्रेक्ष्य में एक कहा जाता है भारत प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसमें बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं, तो मैं उसका आपको लिखता हूं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर लिखने का टाइम ना मिले तो स्क्रीनशॉट आप लेकर के बाद में इसको लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के संसदीय प्रणाली में एक भारत प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो आप ये बोलेंगे क्या प्रभुता संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है। तो इसमें एक लाइन का मैं बता सकता हूं। क्या प्रभुता संपन्न वो होता है जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो, ठीक है, प्रभुता संपन्न स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो। समाजवादी ये होता है क्या मतलब भारत में 2 तरह का समाजवाद, तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवादी का ये हुआ क्या भारत में मतलब आप स्वतंत्र रूप से मतलब यहाँ पे ये कहा जाएगा क्या इकोनॉमिकल के भाषा या क्या आप कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो सरकार के समक्ष आप सरकार के आदेशानुसार आप कर सकते हैं, आप अपने मन का आप नहीं कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या हुआ, क्या भारत में धर्मनिरपेक्ष जो है सभी धर्मों का समान इज्जत है, भारत की अपनी एक कोई धर्म नहीं है क्या, भारत इसी धर्म के आधार पर भारत देश का निर्माण है, भारत सभी धर्मों का समान आदर करता है, सभी धर्म और सभी जाति के लोग बराबर होते हैं। लोकतांत्रिक का ये होता है क्या भारत में, हमारे भारत में आपको पता है राष्ट्रपति का शासन होता है, तो राष्ट्रपति का शासन हम लोकतंत्रात्मक प्रणाली के द्वारा करते हैं। लोकतंत्रात्मक से ये है क्या हम जनता सरकार चुनते हैं अपना, और वो जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। और गणराज्य का मतलब होता है एक गण होता है और राज्य होता है। गण मतलब हो गए हम सभी मिलकर के सरकार को चुनते हैं और वो एक शासन व्यवस्था बनाते हैं, इसलिए भारत एक गणराज्य कहा जाता है जिसके प्रमुख यहाँ के राष्ट्रपति होते हैं।
ये जो होते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अब है यह गणराज्य जो है, इसको समय जो है कितना संविधान सभा में किया गया, शासित किया गया, और कितना समय तो जितना लगा था वो बता दे तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का करीब करीब तकरीबन 3 साल। तो ये पारित कब हुआ और कब से ये प्रभावी हुआ, ये भी आपको एक छोटा सा बिंदु है। क्या प्रभावी जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, आपको मालूम होगा ये प्रभावी हुआ था उस समय से। लेकिन पारित जो हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से इसलिए प्रभावी हुआ था, क्या 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे मतलब भारत पहला झंडा फहराया था। तो उसी के याद में हम 26 जनवरी 1950 से हम प्रभावी मानते हैं। परंतु 26 जनवरी 1949 को ये पारित तो ये है आप 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ था। लेकिन अगर लागू पूछा जाएगा कब हुआ था या प्रभावी पूछा जाएगा तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जो है इसका अम्बेडकर के बारे में, अब ये तो आप उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए या लिख लिए, आपको जैसा सुविधा लगे आप वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं संविधान के निर्माता, मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। अब बात करते हैं संविधान के निर्माता। आप लोगों को पता है संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। B.R. अम्बेडकर एक संविधान मसौदा, मतलब जिसको प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है, प्रारूप समिति के द्वारा ही अम्बेडकर ने जो तय सीमा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पहले मैं बता चुका हूं, और कुल बहस 114 हुए थे, तो वो B.R. अम्बेडकर के द्वारा हुआ था। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए संविधान सभा का मसौदा या फिर मतलब समिति का अध्यक्ष या प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, तो अम्बेडकर को। आइए आप लिख लीजिए। तो ये थे अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, मसौदा समिति के। जो भी आपको ऑप्शन एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार आए तो आप उनको ये बोलिएगा। तो ये हो गए। अब हुए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और 26 जैसे आप लोगों को बताए थे 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो वो जो 26 नवंबर है उसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 26 जनवरी तो सभी को मालूम होगा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन
26 नवंबर अगर पूछा जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें एक दो ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं संविधान से, और ये प्रमुख रूप से ये आते हैं। और एक कुल कितने बहस हुए वो भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आप मैं ये कोशिश करूंगा कि आप ये भूले ना और याद रखें, कुल बहस कितने हुए थे? 114। निर्माण प्रक्रिया में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन आपको आंसर में नहीं रहते हैं तो तकरीबन 3 साल रहेंगे। 3 साल को आप ऑप्शन करेंगे, ना कि 2 साल, 1 साल, 4 साल आपकी गलत हो जाएगी। आप 3 साल लगभग में करेंगे। तो आप ये लिख लिए होंगे। अब मैं अगले पे चलता हूं। क्या दस्तावेज क्या होता है, या फिर जो कानूनी प्रक्रिया, संविधान का जो नियम है वो कैसे कैसे आया, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट हुए उस समय, मैं उन सब पे चर्चा करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये आप लिख लिए होंगे। कुल बहस 114। 26 नवंबर 1949 को संविधान मतलब लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 26 जनवरी आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यह जो दस्तावेज बनाया गया, यह वह दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंगों, मतलब विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका, हमारे 3 अंग हैं, आपको पता है। और मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। अभी मैं एक छोटे से एक लाइन में कर दूंगा और आगे की क्लास में मैं आपको इस पे पूरी आपको संपूर्ण जानकारी आपको देने का मैं करूंगा। तो आपको पता है यह जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं सरकार के। विधायिका का काम होता है मतलब कानून को बनाना या नियम का बनाना, समिति गठन करना। और विधायिका का हो गया इसमें जो भी कानून या नियम पारित होते हैं उनका इम्प्लीमेंट करना, उनको सुचारू रूप से चलाना। और इसके बाद न्यायपालिका आता है। न्यायपालिका का है मुख्यतः न्याय का काम होता ही होता है, लेकिन सभी जितने भी संपूर्ण संविधान के जितने भी हैं उन सबको न्यायपालिका के द्वारा सुचारू रूप से चलाना। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये हो गया, परंतु इसमें भी न्यायपालिका और कार्यपालिका का ये जिम्मेदारी है क्या, कार्यपालिका का काम में मतलब मंत्री परिषद आते हैं और विभिन्न अधिकारी आते हैं जो कार्य को, योजना को संचालित करते हैं। और न्यायपालिका भी आती है। न्यायपालिका का तब होता है जब अगर कोई कानून है वो सरकार के अनुसार या कानूनी रूप से अगर वो नहीं चल रहा है तो उसमें वो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगा, और उसके ऊपर जो भी कानून बनाए गए हैं वो न्यायपालिका की आखिरी डिसीजन होगी और वो प्रभावी रहेगा। तो चलिए वो आपको बताते हैं सरकार के 3 अंग क्या क्या हैं। ये सरकार के 3 अंग हैं, आपको बता चुका था मैं। कार्यपालिका का काम क्या है, विधायिका का काम क्या है, न्यायपालिका का काम है। तो इसी के माध्यम से हमारे पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कानून व्यवस्था या फिर न्याय व्यवस्था और जितने भी समिति हैं उनके अनुसार, इनके अनुसार ये चलता है। अब बात करते हैं क्या, मैं इन सब पे नेक्स्ट में चर्चा करूंगा जब इनका समय आएगा। अभी तो फिलहाल मैं एक संविधान के बारे में आपको बता रहा हूं मोटे तौर पे ये क्या है। अब आते हैं क्या, इसके बाद जो भी काम करते हैं उनके लिए एक अनुच्छेद
धारा भाग विभाजित किया गया है। तो वर्तमान की बात करें, ऐसे तो पहले 444 444 अनुच्छेद थे, परंतु वर्तमान में 395 है। 395 किस कारण से है वो मैं आपको बताता हूं। मूल अनुच्छेद 395 है, 22 भाग और 12 तो ये है ही, लेकिन उस समय जो 44 का कारण क्या है, 395 वर्तमान तो है ही, परंतु 444 भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत ही फेमस है, जो पूछे जाते हैं 444 या प्लस भी आते हैं। इसका कारण ये है क्या, जैसे कुछ पंचायती राज हो गए या फिर अनुच्छेद 19 में प्रेस या स्वतंत्रता वाक्य की आजादी आती है, तो उसमें ABCDEFGHI या फिर आप क ख ग घ में कई प्रकार के होते हैं। जो हिंदी माध्यम वाले हैं क ख के माध्यम से आते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ABC 1 2 ऐसे करके आते हैं, तो 444 हो जाते हैं। लेकिन पूछा वर्तमान में या उस वक्त जो था 395 ही था, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप 444 भी अगर ऑप्शन रहता है, 395 उस वक्त नहीं रहेगा, 444 रहेगा तो 395 नहीं। अगर 395 अनुच्छेद टोटल रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब जो है आपको ये भी समझ में आ गया, भारत का जो लिखित संविधान है सबसे बड़ा में आता ही आता है। उसके बाद ये है क्या, अनुच्छेद अनुसूची और जो भी है उसका भाग, इसके हम आपको एक और क्लास में, अभी अनुच्छेद के ऊपर करीब 2 क्लास होंगे जिनमें आपको कोशिश करूंगा जो प्रमुख अनुच्छेद हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। अब सरकार की प्रणाली तो आपको पता हो गया, अब इनके काम करने का तरीका क्या होता है वो भी आप समझ ही गए होंगे। और आज तो एक ब्रीफिंग है क्या कैसे क्या होता है। इसके बाद के क्लास में थोड़ी मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाऊंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो इसका ये है क्या, भारत में पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, आजादी से पहले ही था, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या पहले जो नियम कानून और वो बनाते थे वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए जाते थे और भारत में उनको ही लागू किया जाता था और उनके द्वारा शासन प्रणाली चलता था। और जब ये भारत का संविधान बना तब से ये प्रभावी हुआ है हम भारत के लिए। इसमें तो फिर जो पहले का संविधान था उसके अनुरूप शासन प्रणाली उस वक्त क्या थी, कैसे देश पर शासन किया जाता था, क्या था प्रक्रिया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा क्या इसके बाद वाले ही क्लास में मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे चलूंगा, जो कि आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं भारत की संविधान का एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आज तो सिर्फ ब्रीफिंग था, क्या सरकार काम कैसे करती है, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद आते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सभी आते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री आते हैं, मूल निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो आज आपको ये एक छोटी सी पृष्ठभूमि मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी आपके सामने अगली क्लास लाने का। अब ये है क्या, केंद्रीय कार्यपालिका जो होते हैं संविधान, उसके प्रमुख राष्ट्रपति तो होते ही हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, लेकिन कार्य प्रणाली जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति, देखिए एक छोटा सा मैं बताता हूं, राष्ट्रपति प्रमुख होते ही हैं, लेकिन वास्तविक जो कहा जाएगा वो प्रधानमंत्री कहा जाता है। देखिए
वास्तविक अधिकारी के रूप में इनका काम होता है। तो आप मोटे तौर पे ये समझिए, प्रधानमंत्री जो ही होते हैं ये संपूर्ण देश पर शासन प्रणाली का एक प्रमुख कहलाते ही हैं, क्योंकि वास्तविक होते हैं। लेकिन प्रमुख अगर लिया जाए तो वो राष्ट्रपति के पास निहित होती है। भारत के संविधान में एक संसदीय प्रणाली, सरकार के संसदीय प्रणाली क्या होते हैं, आज एक मोटे तौर पे आपको समझा देते हैं और ज्यादा हम डीप में जाएंगे अगली क्लास में। आज एक मोटे तौर पे आप समझिए। तो अब आते हैं दोस्तों संसदीय प्रणाली पे। क्या संसदीय प्रणाली के अंतर्गत क्या आते हैं, संसदीय प्रणाली के कार्य क्या हैं, आज एक छोटे से लाइन में समझिए और आगे हम अगली क्लास में हम इसमें पूरी जानकारी हम देंगे। तो आइए, उम्मीद करते हैं आप ये लिख लिए होंगे। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली में आपको पता है राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं और इसके अंतर्गत दो सभा होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा का कार्य, राज्यसभा का कार्य, राष्ट्रपति का कार्य, ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज एक छोटे से बिंदु में आपके ऊपर हम चर्चा करेंगे और अगली जब भी क्लास हो राष्ट्रपति लोकसभा तो उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये आप देखिए संसदीय प्रणाली के क्या है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा जो है निम्न सदन कहलाता है। जब भी हमारा कोई कानून बनता है उसको लागू करना होता है तो ये दोनों सदन में जाते हैं, लोकसभा में पारित होकर के राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा से अंतरिम रूप पारित होकर के वो मतलब राष्ट्रपति के पास जाते हैं और वो कानून लागू हो जाता है और उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं मंत्री परिषद, मतलब मंत्री प्रणाली के द्वारा। जो भी है लोग केंद्र में सरकार, राज्य सरकार के द्वारा उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वास्तविक कार्यकारी मंत्री परिषद जो होते हैं वो निहित होते हैं, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा, राज्य, इसकी सीटों पर भी हम चर्चा करेंगे, राज्यवार हम सीट पर चर्चा करेंगे, कहाँ पे राज्यसभा में कितने राज्य सीट हैं, लोकसभा में कितने राज्य सीट हैं, टोटल कितने सीट हैं, राज्यसभा में टोटल कितने सीट हैं, मिनिमम सीट कितना चाहिए लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए आने के लिए, सरकार कैसे बनाएगी, इन सब पे हम चर्चा करेंगे आगे क्लास में। और एक प्रमुख बिंदु संविधान से ये है, क्या जब संविधान, उम्मीद करते हैं आप ये लिख लिया। एक छोटा सा बिंदु आपको मैं बताना चाहूंगा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि संविधान का निर्माण हो गया है, निर्माण प्रक्रिया लागू हो चुकी है, लेकिन जब संविधान का गठन हुआ और ये हुआ तो उस वक्त जो थे कुल सदस्य कितने पूछे जाते हैं, ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तो इसमें 289 सदस्य जो थे वो हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद संविधान पारित कर दिया गया। तो कुल सदस्य का अगर हस्ताक्षर पूछा जाए तो 289 आप लिखेंगे, मैं इसको लिख लेता हूँ। दो सौ 89 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षरित किया गया और उसको लागू किया गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के दिन इतना ही मैं करता हूँ और कोशिश मैं करूंगा क्या अब अगले एक पार्ट जैसे है, मैं आपको बताया
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाऊंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक क्लास होगी और उसके बाद जो है प्रमुख अनुच्छेद अनुसूची भाग पे मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद अनुच्छेद का क्या अनुच्छेद स्टार्टिंग है 1 to 395 जो भी है 444 तक मैं चर्चा करूंगा। तो उसका मैं कोशिश करूंगा उस वक्त कराने का। आज के दिन इतना ही मैं करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए और कोशिश करें आप एक बार इसको फिर से रिवीजन करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाना इस पर शुरू करें। आज का संविधान के बारे में क्या तो आपकी अपनी भी बढ़ेगी क्या मैं क्षमता क्या कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूं और कोशिश मैं करूंगा क्या आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और एग्जाम क्रैक करें। तो आज का मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का इंडियन एजुकेशन को देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और आप अपना कमेंट भी करें क्या क्लास आपको कैसा लगा या कुछ और आपको जानना है या फिर आप अपना एक फीडबैक देना जरूर चाहें तो वो आप दे सकते हैं। उसके माध्यम से हमें भी अपने पता चलेगा क्या हमारा क्या करनी है नहीं करनी है, आपको क्या क्या जानकारी और चाहिए तो आपके माध्यम से हमें भी जानकारी मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों इंडियन एजुकेशन को देखने के लिए।